बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने प्लॉट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि प्लॉट जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं। दूसरी चीज़, उसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करने के बाद हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि इट इज़ अ कंप्लीट होल और इट शुड हैव अ बिगिनिंग मिडल एंड एंड। नंबर 3, उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि जो भी उसका है वो समझ आ सके, यानी कि उसका जो मेन मकसद है वो हमें समझ आ सके। पढ़ा कि जो हमारा प्लॉट होता है वो एक उसके अंदर जो है एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है और एक जो होता है सिंपल प्लॉट होता है। उसके अलावा हमने एक दो चीज़ें पढ़ी थी, पैरापिटिया और एनाग्नोसिस, यानी कि डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ एंड रिवर्सल। ठीक है, ये दो चीज़ें पढ़ी थी और इन दो चीज़ों की वजह से हमने देखा कि जो प्लॉट है उसको अरिस्टोटल ने कहा था कि ये सोल है, ठीक है, दैट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, और ये सुपीरियर है देन द कैरेक्टर। ठीक है, जो आइडियल ट्रेजिक हीरो है उससे अगर कोई चीज जो है वो सुपीरियर है, दैट इज द प्लॉट। जस्ट बिकॉज वो जो पैरापिटिया और एनाग्नोसिस होता है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ और रिवर्सल होता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, उसकी वजह से जो इमोशंस रिलीज होते हैं पिटी एंड फियर से, जो कथारसिस होता है, उसकी वजह से उसने कहा कि ट्रेजेडी जो है उसकी जो उसके ट्रेजिक सीन होते हैं या उसका जो सैड एक इम्पैक्ट होता है वो इंक्रीज होता है। इस बेस पे उसने कहा था कि जो प्लॉट है, देयर कुड बी अ ट्रेजेडी विदाउट अ कैरेक्टर बट देयर कुड नॉट बी एनी ट्रेजेडी विदाउट अ प्लॉट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज हम आगे चलते हैं और अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिकॉज प्लॉट इज बेसिकली योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका चल रहा है। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लॉट एंड कैरेक्टर देयर कंपैरेटिव इम्पोर्टेंस, प्लॉट एज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं, प्लॉट और जो है कैरेक्टर का। Aristotle has mentioned 6 formative or constituent element of tragedy. हमेशा ये याद रखिएगा कि इसके जो फॉर्मेटिव एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं, लेकिन अगर हम इसको जो है कैरेक्टर, अगर आपसे कोई पूछे ना कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेजेडी, तो बेटा वो 7 है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेजेडी या फॉर्मेटिव और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेजेडी बेटा 6 हैं, लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं वो 7 है। बताएं क्यों? एनीवन? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेजेडी 6 है, लेकिन कैरेक्टर्स और कैरेक्टराइजेशन अगर हम करें तो वो 7 है। बताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 7 है, मैंने कैरेक्टराइजेशन कह दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स 7 है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट 6 है। एनीवन? तुक्का लगाएं जरा। अच्छा चलिए सोचिए, मैं एंड पे जाके आपसे पूछूंगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट 6 हैं, हो सकता है आपको यहीं पे कहीं मिल जाए इसका आंसर, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी हैं बेटा वो 7 है। अब आपने मुझे बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे 7 है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे 6 हैं। ये आप लोगों ने मुझे एंड पे जाके इसका आंसर ढूंढ के देना है, फिर मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि क्या है इसका आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ पे वो कहता है, अरिस्टोटल has mentioned 6 formative or constituent element of tragedy and their elements can be considered। हाँ जी उस्मा, 7 कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वो तो भी मैं सोच के बताती हूँ। एक्चुअली मैंने एक चीज डिस्कस करनी थी। कल आपने हमारे से एक सवाल पूछा था, बल्कि क्लास में डिस्कस किया था कि जो अरिस्टोटल की ट्रेजेडी की डेफिनेशन है वो कितनी रेलेवेंट है मॉडर्न टाइम्स में, जिसमें कि सबने बताया था कि किस किस तरीके से मॉडर्न ट्रेजेडी जो है वो इवॉल्व हो चुकी है, और अब अरिस्टोटल की डेफिनेशन उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही मॉडर्न टाइम्स में, लेकिन बस उसको एक फाउंडेशन के तौर पे यूज किया जाता है, जिसमें सबने कहा था कि हीरो का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है और कोरस अब ट्रेजेडी का हिस्सा नहीं रहा, या जो प्लॉट की इंपॉर्टेंस थी अरिस्टोटल की डेफिनेशन में
अब वो उसकी जो है इफेक्टिविटी वो नहीं रही प्लॉट की, उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है। लेकिन कल मैं पढ़ी थी तो मुझे ख्याल में आया कि ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी की डेफिनेशन नहीं है ये। ट्रेजेडी की डेफिनेशन तो ये है कि इट्स एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन विच इज सीरियस, अगर हम उसका सिर्फ इनिशियल पार्ट ले तो। और वो अभी भी अगर हम देखें तो मॉडर्न टाइम्स में वो 100% जो है वो ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रेजेडी, चाहे आप कोई भी ट्रेजेडी ले लें जो हमने अपने सिलेबस में पढ़ी है, तो वो इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ही है। जो राइटर का अपना टाइम है, उसका अपना जो कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस है, या तो उसकी, या अगर वो हिस्ट्री में से कोई और पर्टिकुलर टाइम चूज करता है उसकी। ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर हमने सबसे पहले अरिस्टोटल उसकी, सॉरी, अगर हम सोफोक्लीस की देखें, एडिपस रेक्स, तो वो तो खैर एक आइडियल ट्रेजेडी थी जिसको अरिस्टोटल ने भी कहा कि वो एक परफेक्ट ट्रेजेडी है। तो लेकिन उस जमाने के हिसाब से जो उस जमाने का जो एक्शन था जिसमें ये था कि खुदाओं की रेवरेंस, उस पे बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस दिया जाता था। उनके नजदीक खुदाओं की जो थी नाफरमानी वो ग्रेटेस्ट सिन थी। और वो जो होता है एडिपस, वो खुदाओं की नाफरमानी करता है और जिसकी वजह से उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसको जो है वो सफर करने पड़ते हैं। लेकिन अगर उसको छोड़ के, क्योंकि वो तो वैसे ही आइडियल ट्रेजेडी, अगर हम मॉडर्न टाइम्स में भी आ जाएं, तो सबसे पहले हमने हेडा गाबलर पढ़ा जो कि 18th सेंचुरी प्ले था। और वो एक विक्टोरियन सोसाइटी थी जिसमें कि औरतों को मतलब इक्वल प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे आदमियों के मुकाबले में। और ये कि उनको हाउस होल्ड तक कन्फाइन किया जाता था। एक्चुअली जो औरतों के अंदर की सफोकेशन और उनके अंदर की जो एक एंजाइटी है उसको दिखाया गया था, और उसको बड़ा रियलिस्टिकली दिखाया गया था। और उस एरा का या उस टाइम का जो एक्शन था वो वही था विक्टोरियन सोसाइटी का, जिसको कि हेनरिक इब्सन ने इमिटेट किया था। तो वो भी इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ही थी। उसके बाद फिर आगे आप उसमें आ जाएं, द चेरी ऑर्चर्ड में आ जाएं, तो वो एक रशियन सोसाइटी की कहानी थी जिसको चेकअप ने किया था, इमिटेट किया था। लेकिन वो मतलब एक पर्टिकुलर सोसाइटी के रशिया में कैसे डाउनफॉल हुआ फ्यूडलिज्म का, कैसे वहां पर जो है वो मर्चेंट क्लास इक्तदार में आई, और जो वो थी अरिस्टोक्रेसी थी वो कैसे इम्पावरिश्ड हो गई। तो वो एक पर्टिकुलर एक्शन था, सीरियस एक्शन था, जिसको इमिटेट किया उसने द चेरी ऑर्चर्ड के थ्रू। ऑल्दो कि उसमें टिंट ऑफ कॉमेडी भी थी, क्योंकि वो एक ट्रेजिक कॉमेडी थी, लेकिन बाहर वो एक सीरियस इशू था जिसको उसने इमिटेट किया। फिर उसके बाद हमने वो पढ़ा, लाइफ ऑफ गैलीलियो पढ़ा। वो एपिक थिएटर था, और एपिक थिएटर में हिस्टोरिफिकेशन पे ज्यादा स्ट्रेस होती है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो होते हैं उनको नहीं टारगेट किया जाता। तो उसमें जो था राइटर था बेर्टोल्ट ब्रेcht, उसने एक मतलब हिस्ट्री में से एक ऐसा इवेंट ढूंढ के जो कि उसके अपने कंटेम्प्रेरी हालात से काफी ज्यादा मुताबिकत खाता था, कि वो ये अथॉरिटेटिव कंट्रोल और जो चर्च की या गवर्नमेंट की एक डिक्टेटरशिप होती है, और उसने जिस जमाने में लिखा था उसमें नाजी गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप थी। तो उसने मतलब जो गैलीलियो का टाइम था उसको एज अ मेटाफर यूज करके अपने जो उसके जमाने के हालात थे उसके ऊपर बात की। मतलब उसने एक मेटाफोरिकली एक सिमिलर सर्कमस्टांसेस थे उनको इमिटेट किया। तो वो भी इमिटेशन ऑफ एन एक्शन हो गई। फिर लास्टली हमने पढ़ा वेटिंग फॉर गॉडो। वो एक पोस्ट वॉर ट्रेजेडी थी जिसमें कि जो है पूरी ह्यूमन रेस जो है एक बहुत ही ट्रोमेटिक फेज से गुजर रही थी, और ह्यूमैनिटी जो थी उसका एक तरीके से पर्पस लॉस हो गया था। वो एक लॉस्ट जनरेशन थी, और वही बैफलमेंट और वही जो उसकी थी ना पर्पसलेसनेस उस जनरेशन की, वो उसने दिखा दी सैमुअल बेकेट ने। मतलब उस एज का जो एक पर्टिकुलर एक्शन था वो उसने इमिटेट कर लिया अपनी ट्रेजेडी के थ्रू। तो इससे फिर मुझे ये मतलब ये मेरी अपनी जाती राय है कि ट्रेजेडी जो है ना वो आजकल के दौर में भी इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ही है, ऑफ अ टाइम, मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम्स एक राइटर के, या अगर वो कोई और पर्टिकुलर टाइम चूज करता है हिस्ट्री में से। सीरियस मतलब एक सीरियस एक्शन की इमिटेशन है, यहाँ तक इसकी जो है ना डेफिनेशन वो 100% अभी भी ट्रू है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं, और राइटर जो है उनके ऊपर अपनी रिफाइनमेंट्स या मॉडिफिकेशन लेकर आते रहे हैं। लेकिन मेन डेफिनेशन जो है ना वो अभी भी उतनी ही इन्फ्लुएंशियल और उतनी इफेक्टिव है जितनी कि अरिस्टोटल ने बताई थी। शायद इसीलिए अभी तक उसको एक फाउंडेशन के तौर पे यूज किया जाता है ट्रेजेडी। बिल्कुल सही, उस्मा ने बिल्कुल सही पॉइंट बताया। देखिए, हमने जब ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि इमिटेशन ऑफ मैन है
यानी कि इमिटेशन ऑफ एन एक्शन है दैट इज सीरियस इन इटसेल्फ, जो कि सीरियस है। ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट क्या था, वो जो उसका फॉर्मेटिव पार्ट था जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स भी है तो वो टाइम टू टाइम मतलब चेंज होते रहे हैं। लेकिन अगर हम उसके जो फर्स्ट पार्ट था ट्रेजेडी का, जो कि इमिटेशन ऑफ एन एक्शन है, वो अगर हम देखें तो ट्रेजेडी की डेफिनेशन आज भी इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ही है, दैट इज सीरियस इन इटसेल्फ। और उसके अंदर हीरो का डाउनफॉल दिखाया जाता है फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। अगर यहाँ तक तो देखें तो ट्रेजेडी की डेफिनेशन वाकई ऐसे ही है। लेकिन अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स की तरफ देखें तो वो जो है चेंज होते रहे हैं, ठीक है। और इन केस ये जो इसने कहा था कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, उस दौर में वाकई प्लॉट जो है वो ट्रेजेडी की सोल थी। लेकिन जब हम वेटिंग फॉर गॉडो पढ़ते हैं तो वो एक एक्सेप्शनल केस था जिसके अंदर प्लॉट जो है वो बहुत ज्यादा वीक था, और कैरेक्टर्स के थ्रू और एक्शन के थ्रू, जिसको हमने कहा कि ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, बट वो सीरियस नहीं था, ठीक है, दैट वाज द कॉमिक। लेकिन उसके थ्रू ट्रेजेडी दिखाई गई थी जिसको हम ट्रेजी कॉमेडी कहते थे। अभी आगे जाके हम अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉमेडी भी पढ़ेंगे। पिछले साल की बात है, हम लोगों ने कभी भी हमारे जहन में था ही नहीं कि अरिस्टोटल ने कोई कॉमेडी की भी डेफिनेशन दी हुई है। पिछले साल की बात है, ऐसा कोई घुमा के इन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया अरिस्टोटल के। मैंने पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करवाए हुए थे। आगे से जो क्वेश्चन आ गया वो ये आया कि अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉमेडी उसके ऊपर लिखें। और आप यकीन करें, जितने भी आप नोट्स खोल के देख लें, चाहे वो करंट नोट्स हैं या एनीवन है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ दैट इज ओनली द एनकेएम। जिन स्टूडेंट्स ने एनकेएम पढ़ी हुई थी वो तो वो क्वेश्चन करके आ गए। अब जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई थी उन्होंने, और मेरे कभी जहन में भी नहीं ये बात क्लिक की कि भाई ये क्वेश्चन भी आ सकता। तो बेटा इस वजह से आप लोगों को थॉरो पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक बुक में से एक ही क्वेश्चन आता होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन, और 25 मार्क्स का। या तो स्टूडेंट आर हो जाता है या पार हो जाता है। खुदा ना खास्ता जो है, इन केस अगर मेरे स्टूडेंट को नहीं आता तो मुझे बड़ा एक वो होता है कि एक ही तो क्वेश्चन था, ये भी करा देती तो मेरे स्टूडेंट्स कर लेते, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस वजह से और इतना डिटेल्ड इसलिए पढ़ाया जाता है कि मेरे लिए बड़ा, आप लोग तो पता नहीं आपको अफसोस हो या ना हो, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आता था। तो जब आपने पढ़ना ही है तो फिर बेटा सही तरह पढ़ें। सिर्फ 2 साल की तो बात होती है, और 2 साल में कौन सा हमने सारा पढ़ना, ठीक है। सारे महीने तो नहीं पढ़ते, उसमें 2 दिन की छुट्टियां निकाल दें तो कितनी छुट्टियां बन। तो जब पढ़ना ही है तो फिर सही तरह पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना, ठीक है। अब चलिए जनाब आगे चलते हैं, प्लॉट एंड कैरेक्टर। अच्छा, उसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन अभी स्टूडेंट से ये किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी 6, ठीक है। अगर हम फॉर्मेटिव एलिमेंट्स की या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेजेडी की बात करें तो वो 6 हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट से ये किया है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ट्रेजेडी के तो वो 7 है, बताएं कैसे। मैम इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एक तो ये मिमेटिक होती है, यानी मिमिक्री, वो इमिटेशन होती है किसी चीज की। जी फिर बिल्कुल। ये सीरियस एक्शन होता है। उसके बाद तीसरा ये है कि टेल्स अ फुल स्टोरी, कि ये अप्रोप्रिएट लेंथ की एक पूरी स्टोरी बताती है। फिर उसके बाद ये है कि इट कंटेन्स रिदम एंड हार्मनी, के इसके अंदर म्यूजिक होता है, और मतलब जो वर्ड्स की फॉर्म में मेनली जो है वो क्लासिक ट्रेजेडी जो है ना, वो सिंपल प्रोज फॉर्म की बजाय वो लिरिकल फॉर्म में होती थी। तो फिर इसके अलावा एक और ये फिफ्थ ये है कि रिदम एंड हार्मनी जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जो है ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी के वो अकर करती है। और आखिरी इसका है कि इट इज परफॉर्म्ड रादर नरेटेड, यानी कि ये इनएक्ट की जाती है, एक स्टोरी फॉर्म में नरेट नहीं की जाती। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी। और इसका लास्ट, हाँ लास्ट क्या है उसका? लास्ट ये है कि वो पिटी और जो है वो फियर की फीलिंग्स अच्छा, अराउज करती है अराउज करता है, ऑडियंस। इमोशंस अराउज करता है। These are the 7 characteristics। तो बेटा ये आपके जहन में होना चाहिए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं।
तो जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना तो बेटा गौर से सुना करें कि मैं किस चीज के ऊपर फोकस कर रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे जहन में वो आप लोगों के पास पेपर्स चल रहे होते हैं जो कि पीछे आए हुए हैं और वो इस तरह के घुमा के सवाल आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, मतलब होते इसी में से हैं और आंसर भी आपने इसी में से ढूंढना होता है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट एंड कैरेक्टर देयर कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस, प्लॉट एज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लॉट और कैरेक्टर को, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन, और फिर हम देखेंगे कि क्या प्लॉट जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी है। Aristotle has mentioned six formative or constituent elements of tragedy, and their elements can be considers the plot as the most important. The primary thing is the fundamental thing. ये मैं आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ट्रेजेडी मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। It is the principal plot is first fundamental of tragedy. It is the soul of tragedy. ये प्रिंसिपल है कि प्लॉट जो है वो ही फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ ट्रेजेडी है और ये सोल ऑफ ट्रेजेडी है, जबकि कैरेक्टर जो है उसने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इसको दी थी। ही गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग, यहाँ तक उसने कह दिया कि ट्रेजेडी इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लॉट बट देयर मे बी विदाउट कैरेक्टर। ट्रेजेडी जो है प्लॉट के बगैर इम्पॉसिबल है, लेकिन ये एक कैरेक्टर के बगैर हो सकती है, सॉरी एक कैरेक्टर के बगैर नहीं हो सकती। ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज टू इमिटेशन ऑफ एक्शन ऑफ मैन, is imitation लिखिएगा, टू नहीं बेटा, is imitation of man but of man in action। ठीक है, इमिटेशन ऑफ मैन है लेकिन मैन इन एक्शन भी है। ठीक है, एक्शन इम्प्लाइज अ प्रोसेस, एक्शन एक प्रोसेस को इम्प्लाई करता है। अगर ट्रेजेडी जो है वो इमिटेशन ऑफ मैन है तो फिर क्या है, दैट इज मैन इन एक्शन, यानी कि वो एक्ट भी कर रहे होंगे, इम्प्लाइज अ प्रोसेस। The process of change from prosperity to adversity and very such action is made up of a number of events। और ये जो एक्शन जो कि कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं वो नंबर ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स से मिलके बनते हैं। प्लॉट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स, और प्लॉट ये जो इंसिडेंट्स और इवेंट्स होते हैं जिनके ऊपर एक्शन हो रहा होता है, इमिटेशन हो रही होती है। प्लॉट जो है ऑर्गेनाइजेशन है इंसिडेंट्स और इवेंट्स का, which make up the action of a tragedy, जो कि action of a tragedy बनाते हैं। In drama, the characters are not described, they enact their own story and so reveal themselves। ड्रामा के अंदर कैरेक्टर्स जो है वो नहीं डिस्क्राइब्ड होते और they enact their own story, अपनी ही स्टोरी को enact करते हैं and so reveals themselves, और अपने आप को रिवील करते हैं। Unlike an epic, drama is performance because we know that the character from their performance before our eyes and not from what we told about them। और unlike an epic, drama जो है वो performance है क्योंकि because we know that character from the performance before our eyes and not from what we told about them, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने ड्रामा के थ्रू परफॉर्मेंस होती है और वो हमें कोई नैरेटिव में नहीं बताई जाती, कोई कहानी सुनाई नहीं जाती, बल्कि वो परफॉर्म होती है, इमिटेट होती है। इन शॉर्ट द प्लॉट कंटेन्स द कर्नल ऑफ दैट एक्शन। और प्लॉट जो है वो कर्नल ऑफ दैट एक्शन जो है वो उसके अंदर होते हैं, विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी टू रिप्रेजेंट, जिसके थ्रू जो है ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट किया जाता है। It is the plot which shows a character passing from prosperity to adversity as a result of his own actions. It includes outward events as well as the motives and moral processes which determine those events. Therefore, plot is a paramount importance। Obviously, there can be no tragedy without a plot। और इस वजह से देखा जाए तो प्लॉट जो है वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है ऑब्वियसली, कि उस प्लॉट के बगैर कोई ट्रेजेडी है ही नहीं। Humphrey House emphasized that the word character can be used in this sense and it may mean dramatic personage or bent or tendency or habit of mind which can be revealed only what a dramatic personage says। अब हम कैरेक्टर को देखते हैं कि ये वर्ड कैरेक्टर है क्या और इसको किस सेंस में यूज किया जाता है। तो कहते हैं ये जो वर्ड कैरेक्टर है ना, इसको कैन बी यूज्ड इन दिस सेंस एंड इट मे मीन ड्रामेटिक पर्सोनेज। और इसका मतलब क्या है कि ये एक ड्रामेटिक पर्सोनेज है और बेंट और द टेंडेंसी और हैबिट ऑफ माइंड है। ठीक है, या तो ये बेंट है या टेंडेंसी है या हैबिट ऑफ माइंड है, विच कैन बी रिवील्ड ओनली व्हाट अ ड्रामेटिक पर्सोनेज से, जो कि उस
मतलब ये वो टेंडेंसी है, बैंड है या हैबिट ऑफ माइंड है जो कि ड्रामेटिक पर्सोनेट जो कहता है, यानी कि कैरेक्टर जो कहता है, या ड्रामेटिक पर्सोना जो है वो कुछ जो भी कहता है उसके थ्रू वो रिवील होता है. Now, such a tendency to good or bad is not inherent by nature. अब ये जो टेंडेंसी जो कि वो कहता है, वो पर्सोनेट जो भी कहता है गुड है या बैड है, या उसकी हैबिट ऑफ माइंड है या बैंड है, तो अगर वो गुड है या बैड है वो बाय नेचर नहीं, वो जो भी कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है, बट इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन, बल्कि वो कुछ पास्ट एक्शन का रिजल्ट होता है. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव सर्टेन फिजिकल कैपेसिटीज बाय नेटिव, that is the physical senses of seeing and hearing is in us by nature. और ये जितने भी human beings हैं उनकी certain physical capacities है by native के, that is physical senses of seeing, कि उनकी capacity by native क्या है, उनकी physical senses है seeing की और hearing की by nature. We don't have to acquire these senses by act of seeing or hearing. हमने ये देखना और सुनना कोई nature से acquire नहीं किया हुआ. We have a capacity for by action. ये जो है ना acquire, acquisition, theory of acquisition, ये अभी आगे जाके आपने linguistics में पढ़ना है कि हम nature से क्या चीज acquire करते हैं और learning और acquisition में फर्क क्या होता है. तो ये एक्चुअली एक्वायर एक बच्चा बाय बर्थ जो एक्वायर कर लेता है ना चीजें इर्द गिर्द के माहौल से, उसको कहते हैं. जैसे एक बच्चा जो है अगर वो उर्दू फैमिली में पैदा हुआ है तो वो उर्दू बोलेगा, तो उसने लैंग्वेज एक्वायर कर ली है. ठीक है, इसी तरह इंग्लिश फैमिली में पैदा हुआ है तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा. ऐसा नहीं होगा उर्दू फैमिली में पैदा हुआ है और बोल वो पश्तो रहा है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द एक्विजिशन, एक्वायर करना. और लर्न, हमारी इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, ये हम लर्न करते हैं. दैट इज नॉट द एक्वायर. हमने इंग्लिश एक्वायर नहीं की बल्कि हमने इंग्लिश लर्न की है, और उर्दू हमने एक्वायर की है. ठीक है, तो वो कहते हैं ये सेंसेस जो है ना सीइंग और हेयरिंग, ये कोई हम एक्वायर थोड़ी करते हैं. We have a capacity for action. By nature, it is a physical action which is ethically neutral or different, and therefore does not invite the role of character at all. और by nature ये physical action होते हैं, होता है विच इज एथिकली न्यूट्रल, जो कि एथिकली न्यूट्रल भी होता है और इनडिफरेंट होता है. देयरफॉर डज नॉट इनवाइट रोल ऑफ कैरेक्टर एट ऑल. तो वो कोई रोल ऑफ कैरेक्टर एट ऑल इनवाइट नहीं करता. आवर वर्च्यूज एंड वाइसेस, आवर मॉरल सेल्फ, वी एक्वायर इन सो फॉर as we have acted in the past, well or bad. ठीक है, हमारी चाहे वो वर्च्यूज हैं, चाहे हमारी बुराइयां हैं, या हमारी मोरल सेल्फ है, वो हमने कहाँ से एक्वायर की होती है, जो हम पास्ट में एक्ट कर चुके होते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं. अकॉर्डिंग टू हम्फ्री हाउस, वी लर्न टू बिकम गुड और बैड बाय एक्टिंग वेल और इल. और वो कहते हैं कि हम जो है लर्न करते हैं टू बिकम गुड और बैड बाय एक्टिंग वेल और इल. तो हम अच्छा या बुरा एक्ट करके अच्छा या बुरा सीख लेते हैं. जस्ट एज अ बिल्डर लर्न टू बिल्ड बाय बिल्डिंग. जैसे एक बिल्डर जो है वो बिल्डिंग बनाने के लिए सीखता है कि किस तरह से बिल्ड करते हैं, इसी तरीके से हमें सिखाया जाता है ना कि भाई झूठ नहीं बोलना, बुरी बात है. छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, बुरी बात है, आपने ऐसे नहीं करना. इट मीन्स कि यू हैव टू एक्ट लाइक दिस. ठीक है, तो हम रिपीटेडली हमें ये चीजें अच्छाई और बुराई बताई जाती है बार बार बच्चों को. इवन हम बड़े भी हो जाते हैं, हमें पता होता है वी हैव टू बिहेव लाइक दिस, वी हैव टू एक्ट लाइक दिस. तो वो कहता है कि ये हम सीखते हैं, अच्छा या बुरा एक्ट करना हम सीखते हैं. या तो वो सर्टेन काइंड ऑफ पास्ट होता है, या वो हमारे बुजुर्गों की एडवाइसेस होती हैं, या कुछ भी हमारे पास्ट में जो एक्ट हुए होते हैं, ये उसका उस पे हमारी या हमारी हैबिट होती है, जो भी ये सारा कुछ उस तरह से. तो बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ सर्टेन काइंड, ये अच्छे और बुरे रिपीटेड एक्ट से वी एक्वायर अ हैबिट और बेटर कैरेक्टर. तो हमारी या तो एक हैबिट बन जाती है या हमारा एक कैरेक्टर हम बन जाता है. अब वो कैरेक्टर या तो अच्छा हो जाता है या फिर बुरा हो जाता है. In this way, the qualities of character in this way, the qualities of character are legacies of past acts.
तो इस वजह से कैरेक्टर की जो क्वालिटीज होती हैं वो एक्चुअली पास्ट एक्स की उसकी लेगेसीज होती हैं, उसकी विरासत होती है कि वो जो उसके पुराने एक्स होते हैं वो जिस तरह से बचपन से चला आ रहा होता है, तो जो हम उस इंसान को देखते हैं जो भी वो एक्ट करता है एक्चुअली वो उसके पास्ट एक्स की लेगेसीज होती हैं। अगर हम कासिम अली शाह को देखते हैं ना आज के दौर में, तो दैट इज नॉट द कैरेक्टर इटसेल्फ, दैट इज द मतलब वो उसका जो बेसिकली वो जो क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर है ना उसकी, वो एक्चुअली उसकी लेगेसीज ऑफ पास्ट एक्स है। उसने क्या सीखा, क्या एक्वायर किया, कितना अच्छा करना है, कितना बुरा करना है, क्या वो अपने हमारे देखें हर किसी का डिफरेंस पंच होता है ना, कुछ लोग नेगेटिविटी को एक्वायर कर लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिविटी को एक्वायर कर लेते हैं। ये तो अब आपकी गुमान की बात है कि आप सीखते क्या है। आपके इर्द गिर्द तो हर तरह के लोग हैं, इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स बैठे, सबकी सोच डिफरेंट होगी, लेकिन वाई दे आर डिफरेंट, बिकॉज ऑफ देयर लेगेसीज ऑफ पास्ट एक्स। ठीक है, कि उन्होंने क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, उस हिसाब से एक कैरेक्टर बनता है, एक पर्सनैलिटी बनती है, एक पर्सोनेज बनता है, जिसकी हैबिट की वजह से हम उसको पहचानते हैं। ठीक है, कासिम अली शाह को हम उसकी हैबिट की वजह से पहचान रहे हैं, उसका एक सर्टेन काइंड ऑफ एटीट्यूड है जिसकी वजह से हम उसको ऑनर करते हैं, उसकी बातें सुनना हमें अच्छा लगता है। तो दैट इज द थिंग, वो कहता है कि वी लर्न टू बिकम गुड और बैड बाय एक्टिंग इल और वेल। ठीक है, अच्छा या बुरा जब हम करते हैं तो एक्चुअली फिर हम जो है इल और विल जो है जब हम उसको एक्ट करते हैं तो फिर हम लर्न करते हैं कि गुड और बैड कैसे, जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना, बिहेव योरसेल्फ, एक्ट लाइक दिस, ऐसे एक्ट करो। ठीक है, मेहमान आया, तुमने उनके आगे ऐसे एक्ट करना है। इट मीन्स कि हम उसको बता रहे हैं कि देखो तुमने थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड रहना है, इस तरह से नहीं करना। तो इस बेस के ऊपर एक कैरेक्टर जो है वो बिल्ड होता है इन रियल लाइफ, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ड्रामा। अगर हम ड्रामा से थोड़ा दूर हट के देखें, कैरेक्टर इज सबऑर्डिनेट टू एक्शन। कैरेक्टर एक्चुअली एक्शन के सबऑर्डिनेट यानी कि ताबे होता है, बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्शन, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्शन होता है। Influenced by action, reveal itself through the action. Aristotle makes characters subordinate to action in reality. ठीक है, और ये जो एक्शन जो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाता है, अरिस्टोटल कहता है ये जो कैरेक्टर है ना वो एक्शन इन ट्रेजेडी के अंडर होता है। कैरेक्टर इन द एथिकल सेंस इज रियलाइज्ड और एक्चुअलाइज्ड ओनली इन एक्शन। कैरेक्टर जो है एक्चुअली वो रियलाइज उस वक्त होता है या एक्चुअलाइज उस वक्त होता है जब उसका एक्शन जो है वो देखा जाता है। अब यहाँ पे देखें प्लॉट की जो है ना एक दिखाई जा रही है, इम्पोर्टेंस दिखाई जा रही है। चले आज के रीसेंट ड्रामा में हम, रीसेंट क्या चले, वो एक मारवी ड्रामा देखा था, अगर किसी ने देखा हो, हमारे बचपन की बात है, एक ड्रामा चला था मारवी जो सिंध के वडेरों के ऊपर और वडेरा सिस्टम फ्यूडलिज्म के ऊपर बना था। तो उसमें क्या होता है, सारे का सारा ड्रामा जो होता है वो ताबे था उन एक्शंस के, उन प्लॉट के कि हमने वो किस तरीके से एक्ट करना है। और आप अभी भी देख लें जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी ड्रामास जो हिट होते हैं, बेसिकली उसके प्लॉट की वजह से हिट होते हैं, क्योंकि वो प्लॉट एक्चुअली एक्टर्स को, कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है आपने एक्ट कैसे करना है। तो ये जो एक्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लॉट। वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना और इंसिडेंट्स हैं, वो एक्चुअली दे, ये एक्शन ही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स बनाता है। तो ये जितने भी कैरेक्टर होते हैं अगर उनको एथिकल सेंस में देखा जाए, इज रियलाइज्ड, वो रियलाइज्ड होते हैं और एक्चुअलाइज्ड उस वक्त एक्चुअलाइज होते हैं ओनली इन एक्शन, उनके एक्शन के थ्रू। उनके एक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि रादर कैरेक्टर इज इवल, रादर कैरेक्टर इज गुड और बैड। ठीक है, वो अब ये एगो जैसा इवल भी हो सकता है, इवल जीनियस भी हो सकता है, मैकियावेलियन भी हो सकता है। तो हम उसके एक्शन के थ्रू जो है उसको पहचानते हैं। द प्लॉट ब्रिंग्स आउट कैरेक्टर, हेंस इट हैज प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन लाइफ। क्योंकि प्लॉट कैरेक्टर को ब्रिंग आउट यानी कि सामने लेके आता है, इसलिए उसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है इन लाइफ। And so in drama it is action or plot which reveals character or moral nature of dramatic personage. So character can be revealed only through the plot. इस वजह से ये जो कैरेक्टर है ये सिर्फ प्लॉट के थ्रू रिवील हो सकता है।
The choice of a character has a great significance. When Aristotle says there may be tragedies without a character, he means that dramatic personage may suffer and act but may not reveal their character in their moral act. और choice of character जो है उसकी एक great significance है. जब अरिस्टोटल ये कहता है कि there may be tragedies without a character, इसका मतलब क्या है कि ये जो dramatic personages जितने भी हैं may suffer and act, ठीक है, या तो वो सफर करते हैं और एक्ट करते हैं, बट मे नॉट रिवील देयर कैरेक्टर इन देयर मोरल एक्ट, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को मोरल एक्ट में रिवील नहीं करते. ही इज नॉट द advocate of generalized or typical handling a character. His theory of action itself guarantees the subtlest development of character. Even when the characters are typical, they should be easily distinguished from each other by the end which they desire. In every situation, in every moment of crisis, they would be forced to make a choice, and this choice bring out their individuality, the difference in their respective and moral senses. और in every situation, every moment of crisis, उनको force किया जाता है कि वो make करें एक choice को, and the choice bring out their individual. और वो जो choice होती है ना, वही उनकी individuality bring out करती है उस character की, the difference in their respective and moral senses. In drama, character exists as a character only in what they say or do. Drama के अंदर character जो है वो एक as a character उस वक्त exist करता है only in what they say or do, जब वो कुछ कहते हैं या करते हैं. They exist by virtue of their dramatic function. वो उस dramatic function के मातहत या उसकी virtue पे, उसके बलबूते के ऊपर exist करते हैं. Therefore, a character is not actualized unless it is in action. इस वजह से एक कैरेक्टर कभी भी एक्चुअलाइज नहीं होता unless जब तक कि वो एक्शन में ना हो. Just as sports, it is the moment of sportsman or player, not the physical build, which leads to victory. So in life and drama, it is action which leads to success or failure, happiness or misery. इसी तरीके से लाइफ में भी और ड्रामा में भी ये हमारा एक्शन ही होता है which leads to success or failure, happiness or misery. मैं क्या कहती हूँ बेटा, अपना एक पहले कुछ करना है ना जिंदगी में, पहले एक विजन तो बना ले. एक विजन होना चाहिए ना, अंधाधुंध थोड़ी डिग्रियां लेनी है हमने, ना हमने पैसे कमाने की मशीन बनना. एक विजन होता है, इंसान पहले डिसाइड करता है मैंने करना क्या है, फिर उसके ऊपर एक्ट करें. एक्चुअली हम एक्शन पहले शुरू कर देते हैं, डिसीजन लेते कोई नहीं, इसलिए हमारा डाउनफॉल होता है. इस वजह से हम कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी बन जाते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये भी पता नहीं है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी पता नहीं है इर्द गिर्द के लोगों को मेरी कितनी जरूरत है और मुझे उनको कितना पे बैक करना है. ऐसे ही है, कोरोना वायरस ने एक तो काम कर दिया, सारों को घर बिठा दिया ताकि एक दूसरे का ख्याल रखें. ठीक है, अब क्या है एक्चुअली, अब यहाँ पे देखिए ना, चाहे वो लाइफ के अंदर है चाहे वो ड्रामा के अंदर, इट इज एक्शन विच लीड्स टू सक्सेस और फेलियर, हैप्पीनेस और मिसरी. ये हमारे एक्शंस होते हैं. आप अपनी जिंदगी का एक दफा प्लॉट डिजाइन तो करें, अपना विजन बनाएं तो सही, ठीक है. अनलेस ये सोचे बगैर के मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी. अल्लामा इकबाल का विजन पता है ना, 2 कौमी नजरिया. वो जब पाकिस्तान बना था ना, अल्लामा इकबाल नहीं थे दुनिया में, ठीक है, लेकिन वो एक नजरिया मुसलमानों को दे गए थे. ये जो 23 मार्च में हम मनाते हैं पाकिस्तान डे, उसमें यही 2 कौमी नजरिया एक्सेप्ट हो गया था ना. एक प्लॉट डिजाइन कर दिया था ना अल्लामा इकबाल ने, एक विजन डिजाइन कर दिया था ना. बेशक वो नहीं थे, लेकिन मुसलमान उस विजन के ऊपर, उस प्लॉट के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान बना था. राइट, आज हमारा अलमिया पाकिस्तान का ये है कि वो विजन, वो प्लॉट जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था, जिसको हम इकबालियात कहते हैं, हमने वो इकबालियात अपने सिलेबस में से निकाल के कहीं दूर फेंक दी है. वो हिस्ट्री जो हमारी आबाओ अजदाद की थी वो हमने उठा के कहीं दूर फेंक दी है. ना तो हम पास्टनेस ऑफ पास्ट से रिलेटेड हैं भाई, और ना ही हमें पता है इकबालियात क्या है. आज के मैं अभी भी अगर आपको
कहूँ ना बेटा जरा इकबाल को पढ़े, तो आधे से 90% स्टूडेंट मुझे कहेंगे मैम इकबाल की शायरी तो समझ ही कोई नहीं आती, बहुत मुश्किल। मैंने आज तक अल्लामा इकबाल की शायरी की ट्रांसलेशन नहीं की, मुझे तो आसान लगती, बिकॉज दिल पे लगती है, दिल पे लगती है। पता चलता है किसी इंसान को दुख था मुसलमान। बेटा दिस इज द विजन, दिस इज द प्लॉट डिजाइंड बाय अल्लामा इकबाल। इतने बड़े पाकिस्तान में आज हम बैठे हैं, नहीं तो बेटा दुबई में देखें मुसलमानों को ऐसे जलाया जा रहा है, ऐसे मारा जा रहा है जैसे हम कीड़े मकोड़ों को मारते। तो कभी इस पाकिस्तान की कदर कीजिएगा कि किस प्लॉट पे डिजाइन हुआ। तो दस कैरेक्टर इज सबऑर्डिनेट टू प्लॉट। हम वो कैरेक्टर हैं जो इस प्लॉट के ऊपर सबऑर्डिनेट है, which is equivalent of action in life, जो कि action in life के equal हैं। If we observe, we come to know that dramatic history also justified the soundness of Aristotle's action. There have been successful dramas without character. On the other hand, drama without a suitable plot was a failure. एक ऐसा ड्रामा जिसका प्लॉट ही ना हो वो एक फेलियर है, और ऐसी लाइफ विदाउट अ विजन, without a plot, it is also a failure. So make a vision class, make a vision. करना क्या है आगे, जाना किधर है, डिजाइन करें अपने अपने प्लॉट्स आज बैठ के। ठीक है, हमारी तो कौम का विजन ही कोई नहीं है। Aristotle's ideal play is a play in which there is a plot but not character in the sense. Aristotle का ideal play जो है वो एक ऐसा play है जिसके अंदर there is a plot but not character in the sense, जिसमें plot तो है लेकिन character नहीं है। That the fate of hero is not determined by his own action. In modern drama, or richer and more varied inner life is opened up to the reader. अगर हम modern ड्रामा देखें तो हमारी इनर लाइफ ओपन अप होती है, यानी कि हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को सामने रखा जाता है, हमारी सोच जिसको हम साइको एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, पढ़े थे ना हमने मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, द सेंस ऑफ, जिसमें हमने इडिबल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। द सेंस ऑफ पैशनेटली इज डीपेंड। ठीक है, ये सेंस ऑफ पैशनेट, सॉरी, द सेंस ऑफ पैशनेट इज डीपेंड। Modern dramatists try to explore the hidden recesses of human abnormal state of feeling, but they are unable to rise above the pathological study of the man. Modern dramatists जो है वो try करते हैं कि वो explore करें इन hidden recesses of human abnormal states of feeling। ठीक है, ये भी एक reason है कि जो हम कहते हैं कि जी मॉडर्न और जो है ग्रीक में फर्क क्या है, बट दे आर अनेबल टू राइज अबव द पैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ मैन। लेकिन वो अनेबल है कि वो पैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ मैन पे से राइज कर जाए। To conclude, it can be said that plot is the first necessity. If the drama, in the drama, it is the primary, while character is the secondary. There can be a tragedy without a character, but there can be not tragedy without a plot. एक ट्रेजेडी हो सकती है, एक ट्रेजेडी, देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के बगैर तो ट्रेजेडी हो सकती है, लेकिन एक प्लॉट के बगैर जो है वो डाउनफॉल ऑफ हीरो नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, आई समझ क्लास कुछ? हाँ जी क्लास, एन आज डिजाइन करना है। हाँ जी उसमें मैम कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें कैरेक्टर ना हो, सिर्फ स्टोरी हो? वेटिंग फॉर गॉड, वेटिंग फॉर लेकिन गॉड। कैरेक्टर्स तो थे उसमें, वो लेकिन उसमें ये नहीं कह रहे कि कैरेक्टर्स तो थे। कैरेक्टर हो ही ना, वो कह रहे कि वो सेकेंडरी है। ठीक है, वो ताबे है प्लॉट के। तो वो कहता है कि कैरेक्टर के बगैर तो जो है वो हो सकती है ट्रेजेडी, लेकिन प्लॉट के बगैर नहीं हो सकती। एक आपने प्लॉट ही नहीं डिजाइन किया हुआ, आपने एक्शंस को सीखो